अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। मैं मुज़म्मिल अली खान और मेरे साथ आयशा यूसुफ और फिर से आपके लिए हाजिर हैं एक मज़ेदार एपिसोड लेके कि जिसके लाइनअप के अंदर इंफॉर्मेशन से लेके न्यूज़ तक सब कुछ हम कर रहे हैं कवर के, जिसमें पाकिस्तान के शाइनिंग फेसेस भी होंगे और साथ पॉलिटिकल इश्यूज़ भी होंगे। तो आप सबको करते हैं वेलकम। आयशा, आज की अच्छी बात मैं सोच के आया था, लेकिन उसके पीछे एक आपसे सीखा हुआ लेसन है छोटा सा। अल्लाह खैर करे, मेरे से मत सीखिएगा, मैं इंतहाई नालायक एक इंसान हूँ, मेरे से मत, लेकिन बता दीजिए क्या सीखा है आपने। एग्जिबिट ए, हम्बलनेस। अगर आपको ज़िंदगी में अल्लाह पाक नवाजता है, अगर अल्लाह पाक ने मुझे किसी एबिलिटी से नवाजा है या अल्लाह पाक ने किसी को भी किसी एबिलिटी से नवाजा है, तो शुक्र अदा करते रहना चाहिए और किसी की तरफ नीचे नहीं देखना चाहिए कि ये मेरे से छोटा है, मैं इससे बड़ा हूँ, इस एबिलिटी में मैं सुपीरियर हूँ। बिकॉज बुरा वक्त आने में टाइम नहीं लगता और बुरे वक्त से बचने का एक ही हल है कि आप सब्र और शुक्र करते रहें और अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करते रहें। अच्छा, वो कहा जाता है, आज की अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, वो कहा जाता है कि बड़ा आदमी वो होता है जिसकी मौजूदगी में कोई दूसरा छोटा ना रहे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जनाब आप हम्बल रहें, और आप हम्बल रहेंगे तो ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अल्लाह ताला को भी हम्बलनेस अपने बंदे की बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो उसी की तरफ बस देखता रहे बेबसी के साथ कि अल्लाह ताला बस तू ही है, तू नहीं सब कुछ करता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आगाज़ करते हैं जी अपनी पहली स्टोरी का, जो कि जिसने हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग सोने चले गए थे, लेकिन रात के वक्त एक जो है ना हलचल मची पाकिस्तान की सियासत के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म तो ऑलरेडी मौजूद था कि बानी पीटीआई जो है ना उनको अडियाला जेल से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल यानी कि शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। तो रात को 12:35 के ऊपर सिक्योरिटी जो है ना वो इंतहाई सख्त कर दी गई और बानी पीटीआई को मुंतकिल किया गया हॉस्पिटल के अंदर। हुआ ये कि बानी पीटीआई की जो बहन है डॉक्टर उज़मा, वो भी उनके साथ मौजूद थी, उनके साथ ही मौली डॉक्टर फैसल सुल्तान भी वहाँ पर मौजूद थे और लग ऐसा रहा था कि शायद अब बानी पीटीआई को वहीं पर रखा जाएगा। जी, लेकिन उनको वापस लेके गए इलाज करवाने के बाद, चेकअप करवाने के बाद। 6 डॉक्टर्स थे कि जिन्होंने बानी पीटीआई का चेकअप किया, उनकी आई के हेल्थ का, उनका ओवरऑल हेल्थ का चेकअप किया गया, कि जिसके बाद उनको शिफा इंटरनेशनल से वापस अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। अब इतलात के मुताबिक बानी पीटीआई को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के साथ शिफा अस्पताल लेके गए और वापस भी लेके आए। यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है आयशा, कि जिस तरह से पीटीआई कह रही थी कि हमें स्पेसिफिक्स चाहिए, कि हमारे पास उनकी फैमिली में से कोई होना चाहिए, हमारे पास उनका ज़ाती नॉलेज होना चाहिए और हमारे पास सिक्योरिटी होनी चाहिए। उन तीनों चीज़ों के साथ लेके गए बानी पीटीआई को और वापस लेके आए। तो तीनों चीज़ें पूरी तो कर दी, एटलीस्ट उन्होंने पूरी कर दी। विफाकी वजीर जो हैं तारिक फजल चौधरी, उनकी तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी की गई। पहले तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है बानी पीटीआई, उनकी तबीयत इतनी कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है कि उन्हें ज़्यादा दिन अस्पताल में एडमिट करवाया जाए और देखा जाएगा अगर उनका ट्रीटमेंट सही नहीं होता तो तमाम ऑप्शन जो है उनको एक्सरसाइज किया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की कि उनको बैरून मुल्क भी मुंतकिल किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी। क्या कहा उन्होंने हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में, ज़रा सुनिए। इख्तियार वली खान साहब जो हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया, ज़रा ये सुनिए। कोई भी कैदी, कोई सज़ा याफ्ता शख्स जब उसको आप जेल से अस्पताल शिफ्ट करते हैं तो रूल्स ये कहते हैं कि आपने उसको ट्रेजरी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होता है। पिटीशन जो है वो भी मेरे ख्याल में दोबारा दायर होगी और कुछ दरमियानी रास्ता भी निकालने की कोशिश की जा रही है कि कोई रास्ता निकल जाए। हुकूमत के किसी भी लेवल पर, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, कहीं पर इस तरह की कोई सोच नहीं है कि इमरान खान साहब का इलाज जो है वो किसी तरीके से रुक जाए या ना हो। बहुत सेम बात है, ऐसे ही होना चाहिए कि इलाज कहीं पर रुक जाए, चाहे वो बानी पीटीआई हो या कोई और शख्सियत हो पाकिस्तान की सियासत की। तारिक फजल चौधरी साहब जो है उनकी तरफ से क्या कहा गया है, ज़रा सुनिए उन्हीं की ज़बानी। तो सहूलियात जो इमरान खान साहब को चाहिए, अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है तो गवर्नमेंट पाबंद है इस बात की कि उन्हें शिफा भेजें या उससे बेहतर फैसिलिटी दें। और गवर्नमेंट अगर महसूस करेगी कि इमरान खान साहब को सहूलियात की ज़रूरत है, वो नहीं है, बैरून मुल्क जाना है, वो भी फैसला हो सकता है। हम तो आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि उन्हें इलाज की बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाए। ये एक लीगल पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन की गई है। इससे कतई तौर पे गवर्नमेंट का ये मकसद नहीं है। अच्छा आयशा, ये दोनों बयानात अगर हम देखें और करंटली जिस तरह से पेशरफ्त हो रही है इस मामले में, तो हमें पीस होता हुआ नजर आ रहा है किसी लेवल पे। आई थिंक बिकॉज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर अपोजिशन से मुज़ाकरात की दावत जो है वो उनको दी है। उनको कहा कि यार आप आएँ, आप आके हमारे साथ बैठें, हम बात करने को तैयार हैं, इसी के साथ बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अपोजिशन से जाके उन्होंने भी किया है, हैंडशेक हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पॉलिटिक्स के अंदर ना ये वाले जो न्यूएंस डिटेल्स होते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसने किसकी तरफ किस नज़र से देखा, किसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। तो हमने माजी के अंदर देखा है कि अच्छी
अपोजिशन और हुकूमत मियाँ साहब का दौर या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर, क्योंकि बीबी साहिबा जो है वो खुद उठ कर आती हैं और आकर मियाँ साहब से मिलती हैं, वो बड़ा एक फेमस उनका विजुअल जो है ना वो भी नज़रों के सामने आ गया। तो प्राइम मिनिस्टर खुद उठ के गए हैं और उन्होंने जाकर पीटीआई के रहनुमा एग्जैक्टली। लेट्स सी क्या पीटीआई की तरफ से क्या किया जाता है। एक और बात, उसके बाद हम चलते हैं। हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान किया। अभी सारी सिचुएशन के ऊपर पीटीआई क्या सोच रही है, शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। ये पेशरफ जो है इसको आप किस तरह से देखते हैं? बाहर जाने का भी ऑप्शन टेबल पे रख दिया गया है, ज़ाती नॉलेज भी साथ थे, डॉक्टर साहिबा भी साथ थी, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात जो होती है वो नियत पे होती है, और हुकूमत की नियत शुरू दिन से ख़राब नज़र आई। उन्होंने पूरी कोशिश की कि इमरान खान को चेकअप के लिए ना ले जाया जाए और दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोशिश की, और उनका ये ख्याल था कि शायद उन्हें कुछ वक्फा मिल जाए और इस चीज़ को इधर उधर कर दिया जाए। तो इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत एक तो नालायक तो है ही है, लेकिन इंतकामी सियासत पे जो उतर आई है। जो बातें आपने सुनाई है सारी झूठ और वो है। देखें, नवाज शरीफ साहब जब बीमार थे तो उस वक्त तो ये क्वेश्चन नहीं किए गए कि उनको बाहर कैसे ले जाया जा रहा है। क्या बाहर किसी सरकारी अस्पताल था, वहाँ पे पाकिस्तान का कोई अस्पताल था, वहाँ ले जाया गया? उनकी फैमिली की मर्जी थी कि उनको बाहर ले जाया जाए और उनको उनका बाहर ही इलाज हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनको इजाजत मिल गई थी। आज जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की बात है और जाहिर खर्चा भी फैमिली बर्दाश्त करेगी, उसके बावजूद उनको नहीं जाने दिया गया। ये तो रात को जो ड्रामा किया गया, अच्छा, मैं तो उसको ड्रामा कहूंगा। हाँ, इस पर डेलिब्रेट करते हैं। मैं यही पूछने लगी थी आपसे कि ये रात को जो अचानक 12:35 के करीब ये अचानक से जो फैसला किया गया कि उनको मुंतकिल किया जा रहा है, आप लोगों के लिए पीटीआई के लिए सरप्राइज था या आपको इन्फॉर्म किया गया था कि ऐसा होने लगा है? नहीं, देखिए, सरप्राइज की बात ही नहीं है। ये हमें इनकी नियतों का पता है ना। ये सारा ड्रामा था और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का टाइम दिया था, कॉन्फिडेंस पे लिया गया था, बताया गया था पीटीआई क़यादत को कि इमरान खान साहब को मुंतकिल कर रहे हैं? नहीं, मुंतकिली का तो हमें अचानक पता चला जब हलचल मची, और हमें उम्मीद थी कि खान साहब को वहाँ ले जाया जाएगा, उनका इलाज शुरू किया जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर पढ़े तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में ये तो नहीं है कि जाके चेकअप करा के वापस लाएं। उनका जो है ना वो 16 सितंबर को उन्होंने कहा कि हम इसकी दोबारा हियरिंग करेंगे, आप ले जाएं इनको शफा हॉस्पिटल, वहाँ उनका इलाज हो। तो अब आप मुझे बताएं कि 5 डॉक्टरों के इन्होंने नाम लिया कि जो हमने 5 डॉक्टरों से मायना कराया। अब आप अगर एक एक डॉक्टर का भी मायना कराएं तो कम से कम कितना टाइम लग सकता है और कितने उसमें जांचें हो सकती है। डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनकी तसल्ली नहीं हुई? क्या करते हैं, देखें, तसल्ली की बात नहीं है ना। इमरान खान देखें, एक तो उनकी बहादुरी भी देखें ना, वो तो जेल काट लेंगे जैसा भी हो, वो काट रहे हैं। उनकी बहादुरी देखें कि जो खबरें आई हैं किसी जराए के तहत, तो उन्होंने ये भी कहा है कि मुझसे पहले यास्मीन राशिदा साहिबा को और मेरी वाइफ को, क्योंकि उनको ज्यादा वो है, वो ज्यादा बीमार है, उनको पहले शिफ्ट किया जाए। तो एक बंदा अगर इस तरह करता है ना तो वो बहादुर ही हो सकता है। लेकिन इनका क्या होगा जो ये कह रहे हैं ना, क्वेश्चन उनकी बहादुरी के बारे में तो नहीं है, इसको तो बिल्कुल भी हम बात नहीं कर रहे, उनकी बहादुरी के ऊपर तो कोई सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इन केस कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। अगर उनके मुआलिज उनके साथ थे, उनकी बहन उनके साथ मौजूद थी और फिर वहाँ पर शिफा हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने मुआयना भी किया, तो क्या तसल्ली नहीं हुई? क्योंकि जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो वफाकी वज़रा हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है उनकी तबीयत ठीक थी। अब तबीयत ठीक हो तो कोई भी शख्स नहीं चाहेगा ना कि वो हॉस्पिटल में रहे या एडमिट हो जाए। देखें, ऐसी बात नहीं है। ये जो क्या डॉक्टर तारड़ साहब जो हैं, ये पता नहीं कब से डॉक्टर बने हैं, ये आके ऐलान करते हैं कि जी उनको जरूरत नहीं है। हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब के रोज प्लेटलेट ऊपर जाते थे, नीचे जाते थे, लेकिन जो ही वो लंदन पहुंचे कोई प्लेटलेट का इशू नहीं, फिर होटलों में खाना खाते रहे। यहाँ जो है ना, इमरान खान ने की जो तबीयत है वो पहले से खराब है,
और उनकी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। देखिए ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ इंतकाम की तरफ ही सोचते हैं और आके टीवी पे बताते हैं आओ मुज़ाकरात करें। इमरान खान साहब के इलाज का सर ये हो गया इमरान खान साहब के इलाज का और शिफा अस्पताल जाने का मामला, लेकिन इसी के साथ गवर्नमेंट को अगर देखा जाए तो वो मुज़ाकरात की पेशकश भी कर रहे हैं। अब मुज़ाकरात होते ही अमन के लिए हैं और पाकिस्तान का अमन, कोई भी सियासी पार्टी पाकिस्तान का अमन ही चाहेगी। इस पेशकश को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ये पेशकश नहीं है, ड्रामा है। आप संजीदा बात करें, आप जब भी मुज़ाकरात की बात करते हैं तो उससे पेशरफ तो नहीं होती है ना। हमने तो कभी नहीं इनकार नहीं किया मुज़ाकरात से। हम तो खुद कहते हैं, हम तो खुद कहते हैं। कैसे देखती है शौकत साहब ये जो पीपल्स पार्टी अब बातचीत के लिए आगे बढ़ रही है? मैं पहले तो इसका जवाब दूं ना। देखें ये आके मीडिया कंजम्पशन के लिए कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं अपोजिशन के साथ, और भाई आप हुकूमत में हैं, आप अपोजिशन से मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आए ना, अपोजिशन के चैम्बर में आ जाए। प्राइम मिनिस्टर क्या पहले नहीं आते थे? अभी आपने मिसाल दी, तो क्यों नहीं आते हैं? एक दफा भी नहीं आया है प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन के चैम्बर में। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ ड्रामा है और मीडिया कंजम्पशन के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन के चैम्बर में आ जाते हैं तो पीटीआई मान जाएगी, मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएगी। आपका ये मैसेज हम पहुंचा दें स्क्रीन के थ्रू? नहीं देखें, ये जो होता है ना, मुज़ाकरात का कोई एजेंडा होता है। ऐसा नहीं है, मुज़ाकरात जब शुरू होते हैं ना उससे पहले कुछ चीजें तय होती हैं कि जी किस चीज पर मुज़ाकरात होगा। अब प्राइम मिनिस्टर जो है उनको सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान जो है वो नहीं चल रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। खुद इसके वज़रा ने कहा कि जी सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो ये सिस्टम कोलैप्स नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट का पहले तो हाई कोर्ट का आर्डर नहीं माना कि जी उनकी मुलाकातें कराई जाए खान साहब के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के साथ भी मजाक हुआ है। मैं तो अपील करूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि कम से कम अपने हुक्मनामे पे अमल दरामद करा के दिखाए, वरना ये मुल्क जंगल के कानून में धकेल दिया जाएगा। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, 27 सितंबर की कॉल जो है अभी भी इन प्लेस है? बिल्कुल इन प्लेस है, और मैं तो हम तो सोचेंगे कि उससे पहले ही अब किया जाए, तहरीक शुरू की जाए, इसलिए कि अब तो कुछ रह नहीं गया है ना। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद होती है। वो उस पर भी अगर अमल दरामद नहीं होता तो फिर तो मेरे ख्याल से हमें बहुत पहले से तहरीक शुरू कर देनी चाहिए। शुक्रिया शौकत यूसुफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना ओपिनियन था आपका, आपने वो ला के रखा हम सब के सामने। इसी के साथ व्यूअर्स चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ। सेगमेंट्स और भी लाइंड अप है, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक वंस अगेन। जब हम इलीगल कॉल सेंटर्स की बात करते हैं तो पहले तो हमें ये होता था ना कि कोई हमें फ़ोन करता है, हमसे कहता है कि कोड भेज दो, या फिर किसी न किसी तरीके से ना हमें अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश करता है। अब सिचुएशन ये है कि ये सिर्फ फ़ोन कॉल्स तक महदूद नहीं रह गया मामला, बल्कि यहाँ से बात बहुत आगे जा चुकी है। आम शहरियों को अब मुख्तलिफ और क्रिएटिव तरीक़ों से जो है ना धोखा देने का पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। और अच्छी बात यह है, थोड़ी तसल्ली की बात यह है कि उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है और काफ़ी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। यस, पकड़े गए। अच्छा, कभी ये लोग कोई ऑफिसर बन के कॉल करते थे, कभी बैंक अकाउंट आपका जी इंफॉर्मेशन हमें दे दे, बड़े बड़े इदारों के नाम लेके और नुमाइंदे बन के शहरियों से रब्ता किया करते थे। हुआ ये है कि इस्लामाबाद के अंदर एक प्लाजा के अंदर इन्होंने अपनी रेजिडेंस इख्तियार की हुई थी। इंटरनेशनल सारे यहाँ पे विजिट वीज़ाज़ पे आए हुए थे और इन लोगों ने यहाँ पे अपना एक कॉल सेंटर बनाया हुआ था। इस बिल्डिंग के अंदर जब हमारे इदारों ने यानी कि NCCIA ने और FIA ने छापा मारा तो यहाँ से 275 गैर मुल्की अफराद थे कि जिनकी गिरफ्तारी अमल में आई। और हुकाम के मुताबिक ये सेंटर सिर्फ गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए ही नहीं बल्कि गैर इखलाकी मवाद की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसी के अंदर प्रोडक्शन हाउसेस छोटे छोटे बने हुए थे जो कि गलत काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो इतना खतरनाक मिशन जो लेके चल रहे हैं, जो कभी लोगों के OTPs ले लेते हैं उनसे, कभी उनकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और बैंक अकाउंट से, किस तरह से हम पाकिस्तान में ये होने देंगे? अब मेरा सवाल ये है कि इतना इजी क्यों है, क्योंकि आए रोज़ हम सुन रहे होते हैं और ओवर द इयर्स हम सुनते आ रहे हैं कि इस तरह के कॉल सेंटर्स काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। क्या सही तरीके से उनको कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, जिसकी वजह से एक और गिरोह तैयार हो जाता है? और इतना ईजी क्यों हो चुका है इन लोगों के लिए ऑपरेट करना पाकिस्तान में? ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो ये बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है कि 275 जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अफजल नियाजी साहब, जो डेप्यूटी डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस कार्रवाई के बारे में थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड पहले बता दीजिए, कैसे FIA को पता चला, कैसे FIA ने कार्रवाई की, एंड देन वहाँ पर हो क्या रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बताऊंगा कि एक हफ्ते के दौरान ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। पहली कार्रवाई हमने एक हफ्ता कबल एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के प्लाजा पे एनसीसीआई और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, इस्लामाबाद पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की मदद से की, जिसमें 400 गैर मुल्की जो कि मुख्तलिफ ममालिक के शहरी हैं, जिसमें चाइना है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, ये लोग मौजूद थे। ये लोग नॉर्मली ये करते हैं कि पाकिस्तान में विजिट वीजे पे आते हैं या बिजनेस वीजे पे आते हैं और वीजा की वायलेशन करते हैं। जब भी कोई विजिटर वीजा हासिल करता है तो उसके ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन होती हैं और वो उन शरायत का पाबंद होता है जिसकी बेस पे उसको वीजा दिया जाता है। फॉरेनर एक्ट सेक्शन 3 में ये तमाम डेफिनेशन डिफाइन है और जो लोग इसकी वायलेशन करेगा वो 14 फॉरेनर एक्ट के तहत वो उसको सजा मिलेगी। हुआ ये है कि इन लोगों ने यहाँ पे विजिट वीजे पे आए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, जॉब और कॉल सेंटर इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस थे। एफआईए का जो रोल है वो ये है कि इनके खिलाफ फॉरेनर एक्ट के तहत कार्रवाई करना, एफआईआर दर्ज कराना, इनके वीजे कैंसिल कराना, इनको FFCL फॉरेन कंट्रोल लिस्ट में प्लेस कराना ताकि ताहियात या ब्लैक लिस्ट दोबारा वीजे हासिल ना कर। दोनों चीजें करने के बाद इनको वापस डिपोर्ट बैक करना। ये 400 बंदे जो अरेस्ट हुए, इनके खिलाफ एफआईए इस्लामाबाद जोन ने भी कार्रवाई की, इनके खिलाफ एनसीसीआई ने भी कार्रवाई की और हमें भरपूर मुआवनत रही इस्लामाबाद पुलिस की, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की और जेल अथॉरिटीज की। इन दोनों के अलावा फिर एक और आइटम में इसी तरह ठीक है अफजल साहब, मेरा सवाल लीजिएगा, ये जो कार्रवाई की जा रही थी, आज जो इन्होंने कॉल सेंटर बनाया हुआ था, क्या ये इन्होंने रेंट पर लेकर बनाया हुआ था और क्या ये किसी लोकल बंदे की कोऑर्डिनेशन के बगैर, उसका हिस्सा डाले बगैर मुमकिन था? आपने कोई पाकिस्तानी भी गिरफ्तार किया यहाँ से? जी, ये जो रेंट प्लाजा ये प्राइवेट प्लाजा है और इसके ऊपर 13 मंजिला प्लाजा था जिसमें तकरीबन 200 से ज्यादा कमरे थे। ये तमाम प्लाजा इन्होंने रेंट पे लिया हुआ था और ये तमाम इलीगल एक्टिविटी उधर हो रही थी। और जो I-10-3 में हुआ है वो भी एक प्राइवेट प्लेस थी, प्राइवेट प्लेस पे इन्होंने रेंट पे लिया और फॉरनर रखे हुए थे। हमने ये किया कि इनके एक चाइनीज के इंकशाफ पे एक और हमने रेड किया है जिसमें पासपोर्ट और इमिग्रेशन का एक लड़का था जो कि इनके साथ मिला हुआ था, इनके वीजों में मुआवनत करता था, उसको भी अरेस्ट किया, उससे 2 करोड़ रुपया भी रिकवर किया। इसके अलावा एक और SPU का कांस्टेबल था, वो अरेस्ट हुआ जो इनको मुआवनत कर रहा था। तो इनको फैसिलिटेटर के खिलाफ भी FIA एंटी करप्शन सर्कल ने एक्शन लिया है, उनके खिलाफ पर्चे दर्ज किए हैं। इसी तरह फॉरनर के खिलाफ भी किया है, इनके वीजे भी कैंसिल करा दिए हैं, मेरा सवाल ले लीजिएगा, करा दिया है और डिपोर्टेशन का प्रोसेस भी शुरू करा दिया है। बिल्कुल, डिपोर्टेशन के प्रोसेस तक तो बात आ चुकी हुई है, लेकिन क्या इसके अंदर एंटी नारकोटिक्स या इदारे जो कि कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस के ऊपर डील करते हैं वो भी इनके साथ इन्वॉल्व होंगे इस एक्टिविटी में? क्योंकि मेरा अपना विजिट करना भी हुआ है वहाँ पे, यहाँ से इंटरनेशनल अल्कोहल की यानी कि इम्पोर्टेड अल्कोहल की सेल का भी इंकशाफ हुआ है। तो इस बात में सदाकत कितनी है? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है, लेकिन मौका पर मौजूद लोग और जो सराउंडिंग्स के थे वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन भी मिली है। तो क्या इसके अंदर हमारे पास एंटी नारकोटिक्स भी कोई एक्शन लेगी? नहीं, इसमें इस्लामाबाद पुलिस की जो रिस्ट्रिक्शन खुद बनती है कि अगर वो इस तरह की कोई चीज रिकवर होती तो डेफिनेटली कार्रवाई करते, लेकिन जहां पे FIA, NCCI और दूसरों ने रेड किया तो वहां से ऐसी चीज बरामद नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता लैपटॉप बरामद हुए, मोबाइल बरामद हुए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद हुए, मुख्तलिफ गैजेट बरामद हुए, इनके मोबाइल को फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया, वो चीजें बरामद हुई। तो उसके तहत ही पीका एक्ट, ये साइबर क्राइम का जो एक्ट है NCCI का, उसके तहत पर्चा दर्ज किया गया। ये लोग फाइनेंशियल क्राइम में, फाइनेंशियल फ्रॉड में या जिन जिन एक्टिविटीज में मुलव्वस थे वो मोबाइलों की फोरेंसिक के बाद NCCI एक्शन लेगी। और जो दूसरा है इसमें ANF की जरूरत है क्योंकि अल्कोहल अगर बरामद होता तो इस्लामाबाद पुलिस कॉम्पिटेंट थी। ठीक है अफजल साहब, ये किस तरह से कार्रवाई कर रहे थे, थोड़ा सा ज़रा ये तो बताइएगा, क्योंकि हमें पता चला कि बहुत क्रिएटिव तरीके से ये लोगों को स्कैम कर रहे थे और जिन लोगों के साथ स्कैम हुआ है अब क्या उनके लिए भी कुछ किया जाएगा ताकि उनकी भी थोड़ी सी मुआवनत हो सके, थोड़ी सी उनके लिए बेहतरी हो सके? इसमें ना इनके जो मोबाइलों से जैसे ही फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो मोबाइलों में इनका बेसिकली डाटा होता है। अगर ये किसी क्रिप्टो करेंसी या इलीगल बिजनेस या इलीगल फाइनेंशियल स्कैम में होंगे तो वहां से ये चीजें रिट्रीव बैक हो जाएंगी। जैसे रिट्रीव बैक हो जाएंगी, जिन जिन से इनके रवाबत थे उनका पता चल जाएगा, जो विक्टिम है उनकी डिटेल भी पता चल जाएगी। ये मोबाइल फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद NCCI एक्शन लेगी। FIA का जो एक्शन है वो ओनली डिपोर्टेशन, फॉरनर एक्ट के तहत पर्चा करना, इनको ब्लैकलिस्ट कराना, वीजा कैंसिल करना और इनमें NCCI की मुआवनत करना और पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करके चलाना होता है। बाकी जो प्लाजा ओनर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? क्या उन्होंने कानूनी तकाजे जो हैं उनको पूरा किया था इनको रेंट पर देते हुए या नहीं?
डेफिनेटली उन्होंने नहीं किया, अदरवाइज अगर किया होता तो इसके मालिक के खिलाफ 100% कार्रवाई होगी। जो प्लाजे का मालिक है उसकी रीजन ये है कि उन्होंने लोकल पुलिस को इतला देनी होती है, जब फॉरनर आता है उसको बाकायदा रजिस्टर कराना होता है, स्पेशल ब्रांच को इतला देनी होती है। तो इन चीजों की उन्होंने इतला नहीं दी, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने डेफिनेटली वायलेशन किया है, तो कार्रवाई तो डेफिनेटली इनके खिलाफ भी होगी, प्लाजे के मालिकान के खिलाफ। अंदर जो बिल्डिंग्स के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैर अखलाकी मवाद की तैयारी के लिए लगाया गया था, उससे मुताल्लिक क्या एक्शन लिया जाएगा और हमारी एजेंसीज क्या इसको किस तरह से डील करेंगी? ये एनसीसीआई वालों ने ये तमाम इक्विपमेंट, तमाम चीजें सीज कर ली हैं, उनके कब्जे में आ चुकी हैं। वो इसका फोरेंसिक और डिजिटल एनालिसिस करेंगे। जब फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सेक्शन ऑफ लॉ मजीद ऐड हो जाएंगे। अगर कोई ऐसी पोर्नोग्राफी या इस तरह की कोई मवाद या चीजें होंगी तो सेक्शन 21 जो है ना, उसके तहत नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल, हीनियस ऑफेंस की डेफिनेशन में आता है। उस एनसीसीआई उसको पीका एक्ट के तहत मजीद कार्रवाई करेगी। One last question and it's about the role of FIA. अफजल साहब, हमें याद है पिछले दिनों जब पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाना चाह रहे थे, जिनके डॉक्यूमेंट्स भी मुकम्मल थे, उनको भी रोका जा रहा था और ये कहा गया था कि क्योंकि बाहर से शिकायतें आई हैं दूसरे ममालिक से कि पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस होते हैं जो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। ऑफ बोर्ड किया जा रहा था। इवन वो अगर बैठ भी जाते हैं जहाज में जाकर तो उनको भेजा जा रहा था वापस। ये काफ़ी स्कैंडल आपके तो इल्म में डेफिनेटली होगा। तो FIA वहाँ पर हमें बहुत एक्टिव नज़र आती है। तो जब कोई बैरून मुल्क से पाकिस्तान आता है तो फिर क्या कार्रवाई की जाती है? कैसे इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि वो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए हैं या किसी और काम के लिए आए? बिकॉज हम पाकिस्तानी जब किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो वहाँ पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा होता है वो हमसे 25 सवाल करता है, उसके बाद वो स्टैंप लगाता है। लेकिन जब वापस आते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इमिग्रेशन ऑफिसर 25 सवाल नहीं कर रहा होता किसी गैर मुल्की से। ये तो हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। अगर कोई बंदा विजिट वीजे या बिजनेस वीजे पे आता है, हम डॉक्यूमेंटेशन जरूर चेक करते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं तो हम फॉरेनर को एंट्री देने के पाबंद होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन या रिक्वायरमेंट अगर उसकी पूरी है, उसका रिटर्न टिकट है, होटल बुकिंग है, उसके पास शो मनी है, रेजिडेंस का डिटेल मौजूद है, स्पॉन्सर की डिटेल मौजूद है, तो डेफिनेटली हम फॉरेनर को एंट्री देने के पाबंद है। अगर बिजनेस आ रहा है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बिजनेस का प्रूफ मौजूद है तो तब भी हम एंट्री दे देते हैं। और जो बंदों के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, हमने मल्टीपल लोगों को डिपोर्ट बैक भी किया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है और एंट्री रिफ्यूज भी किया है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि अगर वो इस वीजे की वायलेशन करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान में ये चीजें रिपोर्ट हो जाती हैं। जैसे ही रिपोर्ट होती हैं तो हम उसकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की हेल्प से इनके वीजे भी कैंसिल कराते हैं, इनको ब्लैक लिस्ट भी करते हैं ताकि ताहयात इनको दोबारा वीजे ना मिल सके। बट अपेरेंटली नॉट इनफ, इसी वजह से इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं। बट थैंक यू सो मच अफजल साहब, आपने वक्त दिया और सारी कार्रवाई से मुतालिक बताया। इंपॉर्टेंट ये है, वन, हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, मिलेनियल्स हैं, क्योंकि अब तो इतना ज़्यादा हमें क्रिएटिविटी नज़र आती है इनके कामों के अंदर कि समटाइम्स आप भी को भी समझ नहीं आ रही थी कि ये असल काम हो रहा है या फिर स्कैम हो रहा है। तो ये मोहतात रहना जो है ना वो हमारी जिम्मेदारी है ताकि हमें कोई माली नुकसान खास तौर पर ना हो सके। अब तो AI भी आ गई है, AI के जरिए कैसे टेक्नोलॉजी की सपोर्ट मुजरिम ले रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी को सीखना सीखें और उसके बाद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना सीखें अपनी बेहतरी के लिए। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब वापस आते हैं तो मज़ेदार सेगमेंट्स लाइंड अप हैं, साथ रहिएगा, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको बार बार बात करनी पड़ जाती है क्योंकि ऑडियंस का रिस्पांस ऐसा आता है, फीडबैक ऐसा आता है और आप कहते हैं खुद भी जब देख रहे हो ना ड्रामा, आपको लगता है कि यार व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या कितने जो है ना ट्विस्ट आने वाले हैं इस ड्रामा के अंदर। हम बात कर रहे हैं, आ रहे हैं कैरेक्टर्स, जा रहे हैं, चले तो बहुत सारे गए हैं, दुनिया से भी कैरेक्टर बहुत सारे चले गए। हम टीवी का सुपर हिट ड्रामा आप भी देख रहे होंगे, जंजीरें हर तरफ छाया हुआ है इस वक्त। तो यूट्यूब के ऊपर तो लास्ट टाइम आपको याद है 1 अरब से ज़्यादा इसके व्यूज़ हो चुके हैं माशाल्लाह से। और शायकीन जो है वो कहते हैं भाई बहुत अरसे के बाद उनको ऐसा ड्रामा दोबारा से देखना नसीब हुआ है। तो उनका रिस्पांस जो है ना उसी की वजह से हम बार बार कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर बात भी करें और इसके मुख्तलिफ किरदारों से आपकी मुलाकात करवाते रहें। तो 33 एपिसोड्स अभी तक हो चुकी हैं। बुध और जुमेरात शाम 8 बजे हम टीवी के ऊपर ये ड्रामा जो है ना नशर होता है। फरहत इश्तियाक की ये राइटिंग है और शहजाद कश्मीरी ने इसकी डायरेक्शन की है। शीरी ने सब कुछ बता दिया है। शीरी को दरअसल बहुत गुस्सा है कि पहले तो उसके साथ वक्त गुजारा और उसके बाद जो है जब उसने कहा कि मेरे से निकाह करें तो उन्होंने कहा कि भाई तुम अपनी औकात देखो और एक सरदार जो है वो घर की नौकरानी से निकाह करेगा। तो ये सारी कहानी जो है अब सामने आ चुकी है, लेकिन फिर भी कहानी रुकी नहीं है। ये ऊंची दीवारों वाली जो हवेलियां होती हैं इनमें रहने वाले जानते हैं कि ये कहानी सच्चाई के कितना करीब है। सो कूडोस टू द राइटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के कबायली कल्चर के अंदर का माहौल उठा के सामने रखा है। क्योंकि जो लोग इन चीज़ों को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि शायद मोर टाइम्स देन ऑफन ये चीज़ें पाकिस्तान की सरजमीन ने अभी तक देख ली हैं, लेकिन इसके बारे में बात करना बनती थी। अब
हुआ क्या जी, एक और नया टर्न, और दूसरा जो नया टर्न जो हम आपको लेके आए हैं आज इस सेगमेंट के अंदर, उसके अंदर एक कैरेक्टर है कि जो अब सामने आना शुरू हुआ है, जिसकी आर्क अभी स्टार्ट हुई है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ आज मौजूद हैं गुलमहर यानी कि महरमा और महरमा यानी कि गुलमहर। तो सबसे पहले इनको करते हैं वेलकम और फिर इनसे पूछते हैं जी कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइए ना, शुरू से कहा जा रहा था गुलमहर कब बोलेगी कब बोलेगी, तोरसम को पसंद करती है सबको पता है लेकिन बोलती नहीं है, और अब बोली है तो ऐसा बोली है कि सबको चुप करवा दिया। ऐसा ही है। गुलमहर का किरदार जो है बहुत ही दिखाया गया कि बहुत नरम मिजाज है, बहुत शाइस्ता अखलाक की मालिक है, और शुरू से ही उनकी इतनी टोन डाउन आर्क रही है, बीच बीच में अपीयरेंस आती रही है। तोरसम से बहुत मोहब्बत करती हैं, बचपन से सिर्फ 2 लोगों को उन्होंने अपनी हवेली में देखा है, एक तोरसम खान को, एक अपने चाचा जी को। चाचा जी से बहुत प्यार करती हैं, तोरसम खान की तरफ भी उनका रुझान जो है वो बहुत बढ़ता चला जाता है, लेकिन तोरसम खान उनको बिल्कुल भाव नहीं देते। अच्छा, मैंने ना एक छोटा सा क्लिप देखा था, और वो ये था कि तोरसम जो है ना वो इतनी प्यारी महरमा को यानी गुलमहर को छोड़कर सज्जल के पीछे पड़ेगा, हालांकि सज्जल भी बहुत खूबसूरत, लेकिन कहते हैं कि भाई इस तरह भी तो देखे ना, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। अच्छा, चाचा जान से बहुत प्यार करती है गुलमहर, चाचा जी, लेकिन चाचा जान के रास-फाश कर दिए, मतलब ये क्या है? चाचा जी से क्योंकि पेरेंट्स नहीं हैं गुलमहर के, जब वालिदैन नहीं हैं तो चाचा जी ने ही उनको माँ की तरह भी पाला है, बाप की तरह भी पाला है, तो वो एक बहुत पेरेंटल बॉन्डिंग है उनके साथ। तो उनके लिए कभी हलवा बना के ला रही है, कभी कावा सर्व कर रही है, चाचा जी मैंने ये बनाया है, वो बनाया है, आपकी रुमाल काढ़ रही है, मिसेहरी के लिए गिलाफ कर रहे हैं। अच्छा, मेरा बहुत इस चीज़ पे सबने आपका जो है 1 बिलियन व्यूज़ का जब आपको आइडिया हुआ कि अच्छा ठीक है दिस इज़ अ लैंडमार्क दैट वी हैव अचीव्ड, ठीक है, क्या आपके अंदर पहली वो फीलिंग्स थी? वाज दैट मोर एक्साइटिंग दैन अपीयरिंग फॉर द एक्चुअल ऑडिशन इटसेल्फ? दोनों आई फील अपनी जगह हैं, बिकॉज एक इंडिविजुअल अचीवमेंट और माइलस्टोन होता है, और एक होता है कि कलेक्टिवली जब एक प्रोजेक्ट इकट्ठा होता है इतने सब लोगों की मेहनत के बाद, तो वो ऐसा रंग लेता है, इतना पसंद आता है सबको, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने 1 बिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गए, सो इट्स लाइक अ बिग विन फॉर ऑल ऑफ अस जो भी सब। अच्छा, ये आपका पहला महरमा प्रोजेक्ट है, मेरा डेब्यू प्रोजेक्ट तो कैसा अभी तक एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, स्पेशली जो इतने सीनियर स्टार्स के साथ आपने काम किया है? ठीक है, सज्जल हो गई, या फिर वो एहसन खान का बहुत छोटा किरदार था, फिर उस्मान के साथ आपने, किसके साथ आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? ऑल्दो वी नो कि उस्मान के साथ सबसे ज़्यादा आपके सीन्स थे, बट इनके अलावा, उस्मान के अलावा आपको किसके साथ काम करने में मज़ा आया? पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ कि इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। आई एम स्टिल इन डिसबिलीफ। सबके साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। मेरा मेजरली जो काम है, मेरे सीन्स वो उस्मान जावेद के साथ ज़्यादा रहे हैं, जो कि तोरसम खान का किरदार अदा कर रहे हैं। उसके बाद मेरा अदनान भाई के साथ है, और मेजरली क्योंकि हवेली में ये 2 ही होते थे, तो इनके साथ ही मेरे सीन्स कलेक्टिवली होते थे। बाकी मुझे सज्जल से मिलने का मौका मिला है, मुझे दानियाल ज़फ़र से मिलने का मौका मिला है, अनाया से मिलने का मौका मिला है, और ये सारे मतलब नहीं तो ये स्टोरी किस तरफ जा रही है फिर? ये जो गुलमहर की स्टोरी है, इसकी हैप्पी एंडिंग होगी या फिर कोई यहाँ पे भी ट्रेजिक न्यूज़ खुदा ना खास्ता हमें देखने को मिलेगी? ये एक ऐसी एंडिंग होगी कि जिसमें आप पहले खुश होंगे, फिर उसके बाद आप बहुत ज़्यादा अफसोस। गुलमहर की स्टोरी की एंडिंग क्या होगी? तोरसम मिल जाएगा उसको या नहीं? अफसरदा होंगे। अफसरदा भी? ओह, खुश होंगे और फिर अफसरदा होंगे। ये फिजिक्स में जब आपको साइन और कॉस वेव्स पढ़ाए जाते थे ना, तो एक मिक्स्ड सिग्नल जनरेटर हुआ करता था कि जिसके अंदर से आपको स्क्रैम्बल्ड सिग्नल्स मिलते थे। अच्छा, व्हिच पार्ट इन द स्क्रिप्ट, कौन सा पार्ट था जो आपको लगा कि अच्छा व्यूअर्स को सबसे ज़्यादा सरप्राइज करेगा? बिकॉज अब व्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं कि वो कैरेक्टर जो खामोश नज़र आता था, वो कैरेक्टर जिसका कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं था, बट सस्पेंस बिल्ड हो रहा था, ये आ रही है, ये जा रही है, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। तो हम लोगों को अनकरीब जब आपने कहा है कि सैड होंगे, फिर हैप्पी होंगे, फिर सैड होंगे, ठीक है, तो इसमें से हमें पहले सैडनेस आ रही है, पहले हैप्पीनेस आ रही है? वो तो एंड इज द गुड बिटवीन द गुड न्यूज़ एंड द बैड न्यूज़, इज वन बिगर देन द अदर? इट इज। तो गुड न्यूज़ बड़ी है या बैड न्यूज़?
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप दोनों मुश्किल में डाल रहे हैं। दोनों अपनी जगह, जो गुड है वो भी इतने गुड पे है कि आप खिल उठेंगे, और जो बैड है वो भी ऐसी है कि आप रो देंगे। बढ़िया अजीब सुपर पोजीशन जो है ना वो रख दी है। बहरहाल जी ये बताइए महरमा, आपका फेवरेट एक्टर पाकिस्तान के अंदर कौन सा है जिसके साथ आपका ख्वाब है कि इसके साथ तो मुझे लाजमी ड्रामा करना है? मेरा जिनके साथ ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट बिकॉज कि मैंने उनके साथ काम किया है, बट जिनके साथ मैं वाकई काम करना चाहती थी, इन्विजन करती थी, मैनिफेस्ट करती थी, अदनान भाई इज़ वन ऑफ देम, सज्जल इज़ वन ऑफ देम। ऑल्दो मेरे सज्जल के साथ मुझे सीन्स इतने करने का मौका नहीं मिला, बट उनकी प्रेजेंस को देखा है, उनके काम को मैंने बहुत करीब से देखा है। जो आप उनके बारे में सुनते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा है, इखलाक में भी और अपने क्राफ्ट में भी। अच्छा, क्राफ्ट की अगर बात करें तो स्क्रिप्ट का कौन सा पार्ट था कि जिससे आप इंटिमिडेट हुए, जिसको अप्रोच करते हुए आपको था कि कैन आई नॉट? स्क्रिप्ट डिस्क्लोज ना करें, बट पार्ट कौन सा था? आई फील कैरेक्टर को लेके, क्योंकि गुलमहर इतनी नरम मिजाज है और तोरसम उतने ही लाउड इम्पल्सिव उन्हें दिखाया गया है, बहुत सख्त उन्हें दिखाया गया है। वो कॉन्ट्रास्ट जो था वो इस्टेब्लिश करना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो जब भी तोरसम आके गुलमहर को ऐसे 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 करते थे, कोई बदतमीज़ी करें, कोई कुछ करें, तो मुझे शहजाद भाई कहते थे महरमा आपने उनके साथ ऊपर नहीं आना, जितना वो ऊपर अपनी टोन लेके जाएंगे आपने उतना नीचे आना है, उतना धीमा हो जाना, उतना आपने कंपोज रहना है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि गुलमहर के साथ कोई बुरी बात या ऊंचे अल्फाज में बात हुई है और वो महरमा को बुरी लग गई है? वो यही मौका था क्योंकि उस्मान जावेद जो है माशाल्लाह से ही इज़ अ बिग गाय, तो जब वो आपके ऊपर इस तरह डायलॉग्स बोल रहे होते हैं तो आपको बहुत इस तरह लगता है कि चढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, कैरेक्टर वर्सेस एक्टर, गुलमहर का दिल तोड़ना ज़्यादा आसान है या महरमा का? गुलमहर का। महरमा इज स्ट्रॉन्ग। अगर सोचना पड़ा तो इसका मतलब उनके कबल मिलते जुलते हैं, महरमा और गुलमहर इमोशनली मिलते जुलते हैं। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि आगे फिर आपने लीड जिसके साथ किरदार, डेफिनेटली हर किसी की ख्वाहिश होती है लीड प्ले करना आगे जाके फ्यूचर में, तो वो कौन से किरदार ऐसे हैं जिनके साथ आप करना चाहेंगे, जिसको आप टॉप पर रखेंगे, यार हाँ इसके साथ तो लाजमी करना चाहिए? कोई स्पेसिफिक मैंने माइंड में इस तरह सोचा नहीं है। आई हैव ऑलवेज बीन ओपन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्राफ्ट पे डिपेंड करता है, अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है कैरेक्टर की आँख कैसी है। किसके साथ नहीं करेंगे? कोई स्पेसिफिक नहीं है। She is not giving anything. नहीं, there is no one specific. मैं पहले इतने ड्रामास देखती ही नहीं थी, तो ये मैंने लिटरली कोई पहला ड्रामा जो मैंने बैठ के देखा है अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। एक्टिंग मुश्किल है आसान है? एक्टिंग अगर आपको नेचुरली शौक है तो बहुत आसान है। जो मुश्किल पार्ट है वो ये है कि जब बहुत अफरा तफरी में चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास एक सीन है, आपको सुबह पता चला आपने करना है, तो आपके पास तैयार करने का ज़्यादा टाइम नहीं है, बस आपने खड़े खड़े उधर फटाफट वो लाइंस करनी है, सूरज नीचे जा रहा है, लाइट नहीं जानी चाहिए, और आप टेक्स भी ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि एक्टर खड़े हैं, स्पॉट बॉयज़ खड़े हैं, वो लाइट ऐसे पकड़ के खड़े हैं, कोई ऐसे लाइट पकड़ के खड़ा है, तो किसी ने तंग किया कभी? लाइक अपनी लाइंस कर ली हैं, लेकिन जब आपकी बारी आई है और आपके ऊपर आपका सीन होने लगा, आपका शॉट होने लगा, तो कोई दूसरा एक्टर जो है ना वो आपको तंग करना शुरू कर दे जिसकी वजह से आपको हंसी आ जाए? नहीं। उस्मान जावेद जो हैं, बल्कि वो इतना मुझे फैसिलिटेट करते थे कि जब मेरा सीन भी होता था तो वो इतना जानदार अपना सीन करते थे कि उनके सीन को देख के मुझे मेरे इमोशंस निकलते थे। एट टाइम्स वो नहीं खुद आ रहा होता था, लेकिन जब उनको मैं रोता हुआ और उनका इमोशन देखती थी तो वो खुद ही से मेरे अंदर से निकल जाता था। तो अच्छा, व्हेन यू स्टार्टेड विद योर एक्टिंग थिंगी, आपने बताया कि आप उससे पहले इंजीनियरिंग की लाइफ जी रहे थे, ठीक है, तो वहाँ से ट्रांजिशन करना, एक्टिंग में आना, और फिर एक्टिंग में आके एक महरमा जो कैरेक्टर कर रही है महर का, तो उसकी ट्रांजिशन आपके लिए एक टफ ट्रांजिशन थी कि आपके साथ ये जो आप कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, आप इसको अपनी पर्सनालिटी का पार्ट बनता हुआ फील कर सकते हैं या? बहुत ज़्यादा,
बहुत ज़्यादा? मुझे आई फील That is dangerous. इज वेरी डेंजरस क्योंकि व्हाट इफ कल को आपको कोई टॉक्सिक किरदार प्ले करने का आप और मौका धीमे मिले हो जाए उसके then फिर आप क्या करेंगी? जी नहीं, ये थोड़ा सा पर्सनली मेरा एक वो रहा है इस चीज़ को मैंने भी अभी ही एक्सप्लोर किया अपने बारे किया में। है। वो इसलिए क्योंकि मैं इमोशनली ज़रा सेंसिटिव हूँ। अगर किसी भी कुछ लोग होते हैं वो एनर्जीज एब्जॉर्ब करते जी। हैं दूसरे लोगों की, तो इस वजह से ना एक अपने आप को मैं एक इमोशनल स्पंज की आपका स्टार क्या है? वर्गो वर्गो। तो ओके। इमोशनल स्पंज की मानंद हूँ। तो जब मैं गुलमहर की किरदार में अपने आप को ढाल रही थी तो उसके बाद मुझे उससे बाहर आने में इतना टाइम लग रहा था कि जब कट भी हो जाता था तो मैं कपड़े गुलमहर वही ही होते थी थे, मैं। वही अंदर से भी सॉफ्टनेस और वही सब्र और वही बस भाई वो कहा जाता है कि लर्न करना आसान है, अनलर्न Unlearn करना इज करना वेरी is वेरी very डिफिकल्ट। आप लर्न कर लेते हैं मुश्किल से मुश्किल चीज़, लेकिन जब बारी आती है कि आपने इसको छोड़ना है तो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता अच्छा, है। वर्गोस के बारे में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग You're बात also Virgo? है। आई एम नॉट बट You're आई एम not. वेरी Oh. क्लोज टू वर्गोस। Okay. तो इमोशनली सॉफ्ट नहीं है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनका जो रिएक्शन निकलता है उस मामले में वो इंट्रोवर्ट है। सो दे आर बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड React प्लेस नहीं व्हेन इट कम्स टू करते। That एक्सप्रेस। is- that is true. राइट, That यू is वुड वांट टू किल अ मैन बट यू वोंट। नहीं वो फिर प्रॉब्लम भी हो जाएगी ना इफ यू किल अ मैन। बट यू वेरी राइट, ये कॉन्ट्रास्ट एग्जिस्ट करता है। करता है, और Virgos मैंने में। वर्गोस में बहुत कॉमन देखा है। राइट। तो फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? कहाँ पर पहुँचना चाहती हैं? पाकिस्तान की कौन सी एक्ट्रेस जिनको देखकर आप कहती हैं कि यहाँ तक मुझे पहुँचना चाहिए या इनसे भी ज़्यादा एक्सेल करना चाहिए? मैं जहाँ तक अल्लाह मियाँ ले जाए। Who's your favorite actress पाकिस्तान की? पाकिस्तान में सज्जल तो हैं, वो सज्जल हमें तो पता है, हैं, इसके सज्जल तो अलावा? हैं। यमुना जैदी हैं, उनका काम मुझे बहुत पसंद है। सबा कमर का काम मुझे बहुत पसंद है। थैंक Thank यू you. मेहरमा, ऑल द वेरी बेस्ट। Thank आई होप you. आपको जहाँ भी जहाँ अल्लाह ताला आपको लेकर जाना है आप आमीन, जाएं। आमीन। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो Thank you. मच। Thank you so much. थैंक यू जनाब। थोड़े सी एपिसोड रह गई हैं जंजीरें की। आई होप आप लोग जुड़े हुए हैं इस ड्रामे के साथ और इस ड्रामे की कास्ट के साथ। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक किरदार, स्पेशली वो वाले किरदार जो ज़्यादा ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं, जो सबके पोल खोल कर सामने रख रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते रहें। क्योंकि हमने शीरी यानी अनाया से भी आपकी मुलाकात करवाई थी और आज गुलमहर यानी मेहरमा से भी आपकी मुलाकात करवाई है। इसके साथ ही आज के शो से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।